जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ इज एम आर। ठीक है, तो इज एम आर होता क्या है वो आज आपको पता चलेगा, और कहाँ इसका यूज होता है वो आपको आज पता चलेगा। ठीक है, तो यूज ऑफ इज एम आर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इज एम आर कहाँ यूज होता है? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के टेंस होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले समझ लीजिए टेंस क्या होता है। टेंस होता है काल। क्या होता है? काल। इसे हिंदी में बोलते हैं काल। ठीक है, हिंदी में अगर आपको काल पता हो तो कितने प्रकार के होते हैं? काल होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? वर्तमान, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। 3 प्रकार के हमारे पास हिंदी में काल होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल क्या होता है? जो इस समय चल रहा होता है। ठीक है, जो इस समय चल रहा होता है वो क्या होता है? वर्तमान काल। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो इस समय या आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे वर्तमान काल। इस समय आप वीडियो देख रहे हो तो ये समय क्या चल रहा है? वर्तमान काल। ठीक है, जैसे कि हम कहेंगे कि वह स्कूल जा रहा है। ठीक, तो वो क्या समय है कि वर्तमान काल में वो स्कूल जा रहा है। ठीक, भूतकाल। भूतकाल वह काल होता है जो कि निकल चुका होता है या बीत चुका होता है। बीत चुका होता है इस सेंस है कि वह स्कूल जा रहा था। ठीक, यानी कि वो जा रहा था, पिछले समय पर जा रहा था, जो निकल चुका है। ठीक है, उसे बोलेंगे भूतकाल। ठीक है, जो समय निकल जाता है उसे बोलते हैं भूतकाल। जैसे कि आप पिछली कक्षा से आगे वाली कक्षा में आए हो, पिछली क्लास से अगली क्लास में आए हो, तो उसको बोलेंगे भूतकाल। यानी कि जो पिछली क्लास होगी आपके लिए वो भूतकाल होगी, जो अब की क्लास होगी आपके लिए वो वर्तमान काल होगी। ठीक है, भविष्य काल। भविष्य काल यानी कि वह स्कूल जाएगा। ठीक है, तो वो भविष्य काल में स्कूल जाएगा। भविष्य काल क्या होता है? जैसे कि वह स्कूल जाएगा, ठीक है, तो वो भविष्य में स्कूल जाएगा। ठीक है, अभी जा नहीं रहा है और ना ही गया था। ठीक है, तो वो भविष्य काल में यानी कि बाद में आगे स्कूल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप जो क्लास में पढ़ रहे हो इसके बाद अगली कक्षा में जाओगे, अगली क्लास में जाओगे। ठीक है, तो उसे बोलेंगे भविष्य काल। जो आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हो उसको बोलते हैं भविष्य। क्या बोलते हैं? भविष्य। ठीक है, और इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्तमान काल को कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट वर्तमान टेंस मानी काल। ठीक, भूतकाल। भूतकाल को हम क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। और अतीत को भी हम बोलते हैं पास्ट। जो हमारा अतीत होता है, बीता हुआ समय होता है, उसे बोलते हैं पास्ट। क्या बोलते हैं? पास्ट। और टेंस होता है काल यानी कि समय। ठीक, भविष्य काल। भविष्य काल होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो हमारे आगे आने वाला समय होता है। ठीक है, जैसे कि आप कुछ भी बनना चाहते हो तो कहाँ कब बनोगे? तो वो आप आगे फ्यूचर में बनोगे ना। आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप उसको फ्यूचर में बनोगे। जो आने वाला समय होता है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो वो आपका फ्यूचर है। ठीक, जब आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो आपका प्रेजेंट है। और जो चीज आप लोग पढ़ चुके हो वो है आपका पास्ट। ठीक, तो वर्तमान काल, पास्ट, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल आपको समझ में आ गया होगा। और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस। ठीक, अब बात करते हैं इज एम आर की। तो इज एम आर कहाँ यूज होता है? इज एम आर यूज होता है सिंपल सेंटेंस। अभी हम सिंपल सेंटेंस बता रहे हैं, और जब आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें इज एम आर का यूज भी होता है, वो आपको बताते हैं। यूज ऑफ इज एम आर क्या होता है? ये होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। यानी कि इसको हम किस प्रकार से पहचानते हैं? इसको
इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम किस प्रकार से पहचानते हैं कि जहाँ पर इज एम आर लगा होता है वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। लेकिन हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अलावा इसके रूल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अलावा इसके रूल क्या क्या होते हैं, ये प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में आता है। सिंपल सेंटेंसेस में आता है, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं ये आपको बताते हैं, ठीक है। आपने अभी तक 3 प्रकार की वर्ब पढ़ी होगी, जो आपको पढ़ाई गई होगी वो 3 प्रकार की वर्ब पढ़ाई गई होगी, या आपने 2 प्रकार की वर्ब पढ़ी होगी, ठीक है। एक तो वर्ब वो होती है जो हमारे किसी भी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, जिसे क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो वो वर्ब होती है मेन वर्ब। क्या होती है? मेन वर्ब, जिससे हमें किसी के काम का करना या होना पता चलता है। और अभी एक बला का नाम लिया, वो थी क्या? हेल्पिंग वर्ब। क्या थी? हेल्पिंग वर्ब। ये किसी भी टेंस को पहचानने के लिए काम में आती है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब होती है एक वर्ब, ठीक है। और एक और वर्ब होती है जिसे बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। यानी कि कोई भी वर्ब, ऐसी क्रिया जो किसी की क्या बोलते हैं पोजीशन का, किसी के भाव का बोध कराती है, उसे बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। किसी के भाव का या किसी की पोजीशन का हमको पता देती है तो उसको क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब की आप बात करेंगे, मेन वर्ब की टेंस में बात करेंगे। किसमें? टेंस, जब टेंस पढ़ाएंगे। टेंस तो अभी भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन टेंस ये वाले अलग कैसे हैं? ये अलग ऐसे हैं जब हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के चारों क्या बोलते हैं टाइप्स बताएंगे जब, ठीक है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब बताएंगे तब इसके बारे में, मेन वर्ब के बारे में बताएंगे, ठीक है। अभी तो आपको ऐसा पता चल गया होगा, बता दिया है कि मेन वर्ब वो होती है जिससे हमें किसी के कार्य के करने या होने का पता चलता है। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जब हम किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए यूज करते हैं, जिसे वो होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब होती है किसी की पोजीशन या किसी के भाव को, फीलिंग्स को बताता है, ठीक है। अब 2 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, 2 प्रकार की वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब के बारे में। लिंकिंग वर्ब के बारे में। अब कई लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं कि सिंपल सेंटेंस होते हैं तो इन्हें कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगती है, ठीक है। तो उसमें इज एम आर कैसे लगा सकते हैं? तो ये होते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब दोनों का यूज होता है, ठीक है। किसका यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब, ठीक है। जहां पर भी लिंकिंग वर्ब आती है वो होता है सिंपल सेंटेंस, जैसे कि किसी के भाव या किसी की पोजीशन को दर्शाता है, ठीक है। और जहां पर हम टेंस को पहचानने के लिए यूज करते हैं वो होती है हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि वह एक विद्यार्थी है, ठीक है। तो ये क्या है? वह एक विद्यार्थी है। तो हम ये क्या कह रहे हैं? ही इज अ स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने क्या करा? ही इज अ स्टूडेंट, ठीक है। ये है सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट का, इसे बोला जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि इसे बोला जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, ठीक है। सेंटेंस बोला जाएगा इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन देखो इसमें क्या हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? डू या डज, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर क्या लग रही है? इज, एम या आर, यहाँ पर लग रही है इज, ठीक है।
तो इज क्या होता है, एम क्या होता है, आर क्या होता है। जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपने पढ़ा हो कि डू या डज होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो यहाँ पर ये होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, क्या, इज या एम या आर, ये होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। लेकिन हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं जब यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आ जाती है, किसी की पोजीशन या किसी के फीलिंग्स को दर्शाती है, ठीक है। तो पोजीशन तो हमने बता दी कि पोजीशन क्या है इसकी, वह एक विद्यार्थी है, तो यहाँ पर इज लग गया, ये लिंकिंग वर्ब है तो यहाँ पर इज लगेगा, ठीक है। अब जैसे कि हमने एक सेंटेंस पहले बोला था कि वह विद्यालय जाता है या जा रहा है, ठीक है, मैंने बोला था वह विद्यालय जा रहा है, लेकिन इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि वह विद्यालय जाता है, ठीक है। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, ठीक। तो जहां पर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आ जाते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती है डू या डज। अब ये क्या है, जाता है, ये कोई काम को करना या होना पता चल रहा है इससे, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो ये कैसे बनेगा, ही। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, लेकिन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे कि सकारात्मक वाक्य, किसी में कोई भी चीज डिक्लेयर करी जाती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि कोई चीज बताई जा रही होती है। इसमें बताया जा रहा है कि वह विद्यालय जा रहा है यानी कि जाता है, और ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें भी बताया जा रहा है कि वह एक विद्यार्थी है, सकारात्मक है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी कोई सकारात्मक वाक्य होता है तो वहां पर डू या डज का यूज ना करके एस या ईएस का यूज मेन वर्ब में करते हैं। अब यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है, मेन वर्ब, ठीक है। तो ये मेन वर्ब क्या है, कोई भी सेंटेंस में मेन वर्ब वो होती है जिससे किसी भी कार्य का करना या होना पता चल रहा है, ठीक है। तो ही मेन वर्ब लगाएंगे, गो जाना यानी कि गो, और मेन वर्ब में क्या लगता है, एस या ईएस, ठीक है, तो ईएस लगाएंगे, गोज, ठीक है, गोज टू स्कूल, ठीक है। क्या लिखा है, ही गोज टू स्कूल। अब क्या है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो दोनों में क्या अंतर है, अंतर क्या है, मतलब कि जब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब एस या ईएस को यूज किया गया है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यहाँ पर इज का यूज किया गया, ऐसा क्यों है। ये भी एक फोन है, ये भी एक फोन है, यहाँ पर क्या होते, वही उसी कंपनी का फोन है, यहाँ पर भी उसी कंपनी का फोन है, अगर मान लिया जाए कि ये दो फोन है, ठीक है, एक ही कंपनी के एक ही मॉडल फोन है, दोनों में अंतर किस प्रकार हो गया अब, ठीक है। तो ये तो मॉडिफाई होगा ना, कोई एक जो होगा वो मॉडिफाई होगा, ठीक है। यानी कि जैसे कि आपका फोन होता है उसमें आप अलग अलग कवर डलवा देते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। यानी कि अगर आप कोई भी फोन में किसी भी चीज में चेंजेस कराते हैं तो उसे बोलते हैं मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें ये कैसे मॉडिफिकेशन हो गया कि यहाँ पर इज लग रहा है और यहाँ पर एस या ईएस लग रहा है, जबकि दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर है मेन वर्ब, क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पर है लिंकिंग वर्ब, क्या है, लिंकिंग वर्ब। यहाँ पर किसी के कार्य के करने या होने का पता चल रहा है और यहाँ पर किसी की पोजीशन का पता चल रहा है कि वो है क्या आखिरकार, ठीक है। तो यहाँ पर इस हिसाब से इसे सिंपल सेंटेंस और इसे प्रेजेंट डेफिनिट का बोला जाता है, ठीक है। तो है तो दोनों प्रेजेंट डेफिनिट, लेकिन इसे सिंपल सेंटेंस बोला जाता है क्योंकि इसमें लिंकिंग वर्ब होती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या है कि राम एक धोबी है, तो यहाँ पर उसकी पोजीशन को दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब दिखाई दे रही है हमें, तो यहाँ पर डू या डज एस या ईएस का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, जो भी सुटेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, राम इज अ वॉशरमैन, ठीक है। अब यहाँ पर तीन वर्ब में हेल्पिंग वर्ब दिख रही हैं और हम यूज कर रहे हैं सिर्फ एक का,
ये तो इन दोनों के साथ नाइंसाफी हो गई ना, है कि नहीं, दोनों के साथ नाइंसाफी हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका यूज समझेंगे। ये हमने कुछ सेंटेंस बता दिए कि आप लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब में किस प्रकार अंतर कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ पर इज एम आर लगेगा और कहाँ पर इज एम आर नहीं लगेगा। तो अब हम लोग समझते हैं यूज ऑफ इज एम आर, इनका यूज समझते हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ इसका यूज करेंगे तो ये दोनों तो छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है, तो इनके साथ नाइंसाफी ना हो, तो इसलिए इनका हम यूज समझ लेते हैं, ठीक है। तो इज का यूज कहाँ किया जाता है, सबसे पहले इज का यूज समझा जाए, ठीक है। इनके साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं, इसको पहले बताकर, क्योंकि ये पहले लिखा है तो इसलिए इसको हम पहले बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले बता रहे हैं इज का यूज, ठीक है। इज का यूज कहाँ किया जाता है, इज का यूज किया जाता है जब कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ठीक है, पिछली वीडियो में कर्ता के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब की बात फिर से कर दे रहे हैं। जैसे कि एक वाक्य लिखा था कि वह एक विद्यार्थी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर है एक सब्जेक्ट जो कि कोई भी कार्य कर रहा होता है। यहाँ पर तो कोई कार्य कर नहीं रहा, उसकी डिपोजिशन बताई जा रही है। तो जिसके बारे में भी सेंटेंस में बात हो रही होती है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ भी लिखा होता है उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट, ठीक है। जिसके बारे में बात हो रही होती है वो होता है सब्जेक्ट, ठीक है। जिसके बारे में बात, कोई भी बात हो रही होती है, ठीक है, जिसके बारे में कोई बात हो रही होती है वो होता है सब्जेक्ट। और जिसके बारे में जो बात हो रही होती है, सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही होती है उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। तो इज का यूज कहाँ किया जाता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है। क्या होता है, सिंगुलर नंबर। क्या होता है, सब्जेक्ट जब सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर नंबर होता है, तब किसका यूज करते हैं, इज का। किसका यूज करते हैं, इज का, ठीक है। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या क्या होता है। और सब्जेक्ट ये होता है कि यहाँ पर वह होता है एक वचन। क्या होता है, एक वचन, ठीक है। जैसे कि ही, शी, इट वगैरह में क्या लगाते हैं, जो सिंगुलर नंबर होते हैं, एक वचन होते हैं, तो उनमें क्या लगाते हैं, हम इज का यूज करते हैं। इज होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो उनमें क्या करते हैं, इज का यूज करते हैं। अब देखते हैं एम का यूज। एम का यूज कहाँ पर होता है, जहां पर भी सब्जेक्ट मैं होता है, यानी कि आई होता है, आई यानी कि मैं होता है, तो वहां पर एम का यूज कर देते हैं। किसका यूज करते हैं, एम का यूज। जैसे कि इस जगह लिख दे वह एक विद्यार्थी है, की जगह लिख दे मैं एक विद्यार्थी हूँ, ये लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये वाला वह एक विद्यार्थी वाला पहले बता दिया था, तो मैं एक विद्यार्थी वाला देखा जाए कि आई, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, एम, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई यानी कि मैं, ठीक है। तो आई एम आ स्टूडेंट, ठीक है, आई एम आ स्टूडेंट, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आ गई कि इसका यूज कहाँ होगा और एम का यूज कहाँ होगा। अब देखते हैं आर का यूज कहाँ होगा। किसका यूज, आर का यूज, जहां पर भी सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा, प्लूरल नंबर होगा यानी कि बहुवचन होगा, वहां पर किसका यूज करेंगे, आर का। किसका यूज करेंगे, आर का। जैसे कि वे एक विद्यार्थी हैं, सॉरी वे विद्यार्थी हैं, एक क्या लिखेंगे, क्योंकि एक वचन तो है नहीं, एक तो उसमें लिखा जाता है ना जो कि एक वचन होता है। वे विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। अब दे के साथ, यानी कि ये बहुवचन है, तो दे के साथ क्या लगेगा, आर, चलेगा, आर एज अ हेल्पिंग वर्ब, कि हम
सेंटेंस को पहचान सके कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। दे आर, और ये क्या है, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, ठीक, आए समझ में। तो अब बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये होते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या होते हैं, सकारात्मक वाक्य। इन्हें पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोला जाता है, ठीक है, इन्हें पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोला जाता है, ठीक। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, जो कि हमें निगेटिविटी का मतलब बोध नहीं कराते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं ये काम कर लूंगा, तो ये होता है पॉजिटिव थॉट, ठीक है, कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, ठीक है। अगर आप ये कहें कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो आप निगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वो निगेटिव हो जाता है, यानी कि उसमें नहीं आ जाता है, ठीक है। तो जिसमें भी नहीं आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस। और जिसमें भी नहीं आता, नहीं का नामो निशान नहीं होता, बम से उड़ा दिया जाता है उसको, उसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें नहीं का नामो निशान नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम नहीं का यूज करेंगे ही। सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिसमें भी नहीं आता है, कभी भी नहीं आता, ठीक है। नहीं या कभी नहीं जैसे शब्द नहीं मिलेंगे, ठीक। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर ली जाए, ये क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक पहले का एग्जाम्पल वही ले लिया जाए, ठीक है। वह एक विद्यार्थी है, तो ये क्या है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें निगेटिव वर्ड कोई आया ही नहीं, नहीं कभी नहीं ना जैसे कोई वर्ड आया ही नहीं, तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस डायरेक्ट हम सीधे सीधे बना देते हैं, ठीक है। कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, फिर इज, क्या लिखेंगे, इज, क्योंकि हमेशा सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगानी, यानी कि इज, एम, आर का जहां भी यूज करोगे, किसी भी सेंटेंस में यूज करोगे, सब्जेक्ट के साथ यूज करोगे, ठीक। लेकिन कहां पर सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होगा वो आगे चल के बताएंगे, ठीक है। ही इज, एक लिखा है तो आ, विद्यार्थी लिखा है तो स्टूडेंट, ठीक। अगला देखते हैं, अमन हवलदार है, ठीक है। अमन हवलदार है, तो क्या लिखेंगे, अमन, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर है तो यहाँ सिंगुलर नंबर की जगह क्या लगाते हैं, इज, क्या लगाते हैं, इज, इज अ हवलदार, हवलदार को हवलदार ही लिख देते हैं, ठीक। अब फिर मैंने इज का यूज कर दिया दोनों में, दोनों सिंगुलर वर्ड थे, अब ये दोनों गुस्सा आ गए, मैंने इनका यूज कर दिया, ठीक है। तो अब इनको देख लेते हैं, जैसे कि बी पॉजिटिव हो जाते हैं थोड़ा सा, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को ही देखेंगे, मैं प्रसन्न हूं। अब जिसको प्रसन्न ना समझ में आ रहा हो, ये होता है खुश, क्या होता है, खुश, यानी कि हैप्पी, ठीक। तो ये भी एक लिंकिंग वर्ब होती है, जो ये होता है वो लिंकिंग वर्ब होती है, क्योंकि ये फीलिंग को दर्शाता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आई एम हैप्पी, ठीक है। किसी की भी भावनाओं को लिखा जाता है तो वहां पर एक शब्द नहीं लगाया जाता है। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं लिख सकता हूँ कि मैं एक प्रसन्न हूँ, आई एम आ हैप्पी, ये कभी नहीं लिख सकता, ठीक है, क्योंकि भावनाओं को कभी भी एक में नहीं व्यक्त किया जाता है, ठीक है। मैं एक प्रसन्न हूँ ये कभी नहीं बोला जाता है, ये बोला जाता है कि मैं प्रसन्न हूँ,
ठीक है, तो यहाँ पर एक लगा ही नहीं सकते और यहाँ पर आ भी नहीं लगेगा। ठीक, अब देखते हैं अगला सेंटेंस। मैं विद्यार्थी हूँ। ठीक है, तो मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम आ स्टूडेंट। ठीक है, अब मैंने आ क्यों लगाया जबकि यहाँ पर एक नहीं लगा? क्यों? क्योंकि मैं एक है, एक वचन है, तो यहाँ पर ए लग सकता है। अगर लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ। ठीक है, क्योंकि ये एक ही विद्यार्थी होगा, 4-5 नहीं हो जाएंगे। ठीक, अब आगे के सेंटेंस देखते हैं। अब देख लेते हैं आर का यूज। आर का यूज कहां पर होगा? जैसे कि वे कर्मचारी हैं। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है? ये पोजीशन दिखा रहा है, ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर दे आर वर्कर्स। अब यहाँ पर एस क्यों लगा है? क्योंकि ये है बहुवचन। क्या है? बहुवचन, यानी कि प्लूरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? कुछ भी लगेगा। अगर लिंकिंग वर्ब आएगी तो यहाँ पर अगर वो पोजीशन दिखा रहा है तो यहाँ पर एस या ईएस का यूज होगा, और अगर वो फीलिंग्स को दिखा रहा है तो वहां पर एस या ईएस का यूज नहीं होगा। जैसे कि वे दुखी हैं, तो वे दुखी हैं। वे दुखी हैं का क्या मतलब होता है? दे आर सैड। सैड दो प्रकार का होता है, एक होता है कहना, ठीक है, वो क्या होता है? SAID, सैड। ठीक है, लेकिन एक होता है दुखी होना, वो होता है सैड, SAD। ठीक है, तो यहाँ पर SAID सैड और SAD सैड में अंतर होता है। SAD सैड का मतलब होता है कुछ कहना, और SAD का मतलब होता है दुखी होना, और SAID का मतलब होता है कुछ कहना। ठीक, तो यहाँ पर कोई भी कंफ्यूज ना होना, यहाँ पर SAD सैड होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? दे आर वर्कर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या लगाया हमने? इसको एस लगाया है। ये क्या है? प्लूरल नंबर आ गया। क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर था। ठीक है, और यहाँ पर ये था क्या? ये किसी पोजीशन को दर्शा रहा, पोजीशन को दर्शा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एस या ईएस लगेगा। अगर यहाँ पर लिख दे वे विद्यार्थी हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि दे आर स्टूडेंट्स। ठीक है, वो हो जाएगा दे आर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हमने एस या एस क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि ये भी प्लूरल नंबर है, ये भी क्या होता है? यहाँ पर भी लगना चाहिए। ये तो नाइंसाफी हो रही है। नाइंसाफी कहीं नहीं हो रही, वहां पर क्या है? ये है एक फीलिंग। ठीक है, वे दुखी है, ये फीलिंग है, तो इसमें एस या एस नहीं लगता है। ठीक है, इसमें क्या लगता है? ये इसमें एस या एस नहीं लगता है। ठीक, और अब की अगली वीडियो में एम की बात, सॉरी, अफर्मेटिव की आज बात हुई है। अगली वीडियो में निगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह बताएंगे। ठीक, आज क्लास में